1897 की क्रांति का बिल्कुल टूटा गया। वो मेरठ जहां से जो तहरीक चली उसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए भारत की सरजमी से। उस मेरठ की पावन ऐतिहासिक धरती पर अभी जो है ये बताने का काम किया कि मातृभूमि की रक्षा कैसे होगी। मैं उस मेरठ की सरजमी को नमन करता हूं। और सम्मानित साथियों, आप सबका इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई शिवाजी सालन जी, निजाम चौधरी जी, भाई सत्येंद्र अशोक जी जो उत्तराखंड के सह प्रभारी हैं, ब्रजमोहन सिंह जी, चरण सिंह जी, गोभी गुजर जी, संजीव पाल जी, विजेंद्र सूद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, कपिल आजाद जी, सुरेंद्र अशोकी जी, अमित गुजर जी, साजिद रिजवी जी, सरदार जोगेंद्र सिंह जी, एडवोकेट भीम सिंह जी, वहीद अंग्रेज जी, हमारे महानगर अध्यक्ष अनंत जी, गौतम जी, भाई साहब गुरुचरण सिंह जी, मोनू तोमर जी, विकास हरित जी, सौरभ गौतम जी, और इनके साथ इस क्षेत्र की बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें जिन्होंने इस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों में अपने आप में बड़ा स्थान रखा है। मैं उन सबका भी जो इस मंच पर उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेरे छोटे भाई मदन अली जो लंबे समय करने का काम करते हैं, उन्होंने भी संकल्प मन में करके इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कसी है। मन का दिल भी गहराई से बन जाओ। फिर कोई पुलिस का भाई आपको पॉइंट पिक्चर करे तो जिम्मेदार निभाते फिर पूरा क्यों मानते? क्या तो अपने आप बन जाओ। अगर आपको अपने सम्मान की परवाह तो अपने आप बन जाओ। खड़े होकर आपके नाम में बन जाओ। इनको ब्लैक पिक्चर वालों को पकड़ करना तो नहीं आता, पकड़ करना तो नहीं। देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं वो पीछे वालों को बिल्कुल समझते हैं। जो लोग अब ये जो लोग बैठे यही तो उनके मन में जो इच्छा है कि भाई अपनी नेता को सुने, उसकी बात को सुने, उसको देखे, आंख से आंख मिलाए। ये हमारी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटी बच्चे बैठी हैं, तो इनकी भी इच्छा है कि वो अपने भाई को देखकर तो आप सामने आ जाते हैं। ये समझते कि भाई हम तो नौजवान लड़के हैं, हमें कौन कुछ कह देगा, कोई कुछ कह तो नहीं मान देंगे। तो भाई ये विचार तो अच्छा नहीं है। भाई सभी लोग बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, वो आपके साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके मन में इच्छा तो है कि भाई आप लोग अभिभाषण बनाना। इसलिए मैंने आपको हटने के लिए कहा, आपको खुद ही हट जाना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं मेरठ की सरजमी पे अपनी बात को शुरू करने से पहले उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हमें ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। मैं मानता हूं भारत में किसी को कुछ भी मांगने से नहीं मिला, उसके लिए संघर्ष करने पड़े, उसके लिए आंदोलन करने पड़े, उसके लिए लाठियां खानी पड़ी, उसके लिए जेल जाना पड़ा, उसके लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है, यहां आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी छीननी पड़ी, बलिदान देने पड़े। मेरे गति साथी गवाह गौतम बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वकर्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आमना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, कोतवाल भगत सिंह गुर्जर,
माननीय साहब श्री काशीराम, संत रामवीर प्रजापति, बाबू श्रीदयाल चौरसिया, उन तमाम आजाद संघ के समतावादी मानवतावादी विचार के तमाम उन महान पुरुषों को, चौधरी चरण सिंह जी को, सबको मैं आज इस पावन में से श्रद्धा का समर्पण करता हूं। सामान्य साथियों, अभी की सरकार को तो लगता है और उसके नेताओं को भी कि आजादी 2014 के बाद मिली, उससे पहले देश आजाद नहीं था। लेकिन सच ही नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये कड़वा सच है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपने ही देश में खुद को आजाद महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं और मैं अपनी पहली चिंता इस बात से शुरू करूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम मैं आज हूं, जब मैं सहारनपुर में पढ़ता था तो इस यूनिवर्सिटी का जिक्र हाले बहाले हमारे सामने आता था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा बनाया जाए, चाहे हमारे पार्टी का कार्यक्रम क्यों ना हो या किसी और पार्टी का कार्यक्रम हो। यहां मैंने महसूस किया ये विद्यालय है, यहां बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर ये राजनीतिक अड्डा बना तो मैं आपको लिख के देता हूं, कल इसका मामला इस पूरे जिले को, क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, अस्पताल इलाज के लिए है, इबादत गाह इबादत करने के लिए है। हर चीज को अलग अलग तरीके के लिए बनाया गया है। एक चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती है और दूसरी चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। जो इबादत घर है उनमें सियासत नहीं हो सकती है और जो सियासत घर है उनमें इबादत नहीं हो सकती। ये जो नया नया सब कुछ बदला है, मैंने वहां बच्चियों को देखा, मैंने छोटी छोटी पढ़ने वाली बच्चों को देखा, उनके मन में किस तरह का असर पड़ेगा। इसी तरह से लोग राजनीतिक लोग नारा लगाते हैं, झंडा घुमाते हैं, ढोल बजाते हैं। क्या वो जो भविष्य हमारा तैयार हो रहा है, क्या हम उसको राजनीतिक भेंट करा सकते हैं? यहाँ पे नेताओं तो भले मैं कहता हूं, आपने तो आज कैसे मैं तो मानता हूं अगर वास्तविकता में राजनीतिक विद्यालय में हम लोग राजनीति में जाना था और मैं छात्र संघ से निकल के आया, मैं इस बात को जानता हूं। आज एक नई तरह की राजनीति भारत में है कि नेता का बेटा नेता बनता, जो विधायक बन गया उसका बेटा विधायक बनेगा, उसकी दावेदारी में जो सांसद बन गया उसका बेटा सांसद बनेगा, जो चेयरमैन बन गया उसका बेटा चेयरमैन बनेगा। तो फिर ये संघर्ष करने वाले लोग वहां जाए भाई। लोकतंत्र में तो जो संघर्ष रहेगा जनता उसके साथ नहीं होगी। अगर सारे ही परिवारों वाले नीचे के लोग उनके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर संघर्ष करने वाला पार्टी नेता जो है, गांव देहात का नेता जो घर घर के समस्या में वो कैसे आ गया, उसको कहां से मौका मिलेगा? पहले मौका मिलता था, शासन चुनाव होते थे, नौजवान संघर्ष करके छात्र राजनीति में आता था, पुलिस के सामने टकराना सीखता था, सरकार से विश्वविद्यालय के प्रशासन से अपनी मांग को रखना सीखता था और उन मांगों के जरिए उसमें संघर्ष की ज्वाला आती थी और उस संघर्ष की ज्वाला को बहुत बड़ा नेता बनाती थी। लेकिन आज शासन चुनाव करके गरीब गांव के छोटे छोटे परिवारों से आने वाले नेताओं का गला काटने की तैयारी सरकार ने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब समय बदलेगा और ताकत कमजोरों के हिस्से में आएंगे तो शासन चुनाव बहाल कराए जाएंगे और ईमानदार से शासन चुनाव होंगे। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन असल में आप भी जानते हैं कि कार्यकर्ता बनाए क्यों जाते हैं। कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पर संघर्ष करने के लिए नहीं बनाए जाते, कार्यकर्ता इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कार्यकर्ता कल लोगों की आवाज बने, लोगों की समस्या को दूर करने का काम करे, लोगों की ताकत बनने का काम करे, लोगों की हिम्मत बनने का काम करे। लेकिन आज राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप देखो, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता खिलाफ बोलना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता से गरीबों के हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। और हालात ये है
होना पड़ रहा है और सिर्फ आप ही में से चुप है कि कहीं आपका नंबर ना आ जाए। ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए घातक होती जा रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल का और उसमें काम करने वाले मजबूत लोगों को आगे लाना बहुत जरूरी हो गया। जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था, आज मीडिया के साथी मुझसे पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर भाई तीसरे पंचायत चुनाव में क्या होगा, और मैं बात उतनी कहता हूं, कहते हैं ना आदमी को पैर उतनी फैलाने चाहिए जिस स्थिति में उसकी चाहता था, बड़ा बोल नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को बुरा लग जाता। तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं आज कुछ नहीं कहता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब तीसरे पंचायत चुनाव में रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात में रखना, आजाद समाज पार्टी का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, इस बात को मेरी याद है। और मैं इस बात को भाई हवा में नहीं कह रहा, मैं अपने भीम आदमी आजाद समाज पार्टी मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की मेहनत पे और उनके संघर्ष के आधार पर कह रहा हूं। मैं देखता हूं किस तरह से हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, किस तरह से वो सुबह शाम लोगों की आवाज रखते हैं, कहीं किसी में मुसीबत आती है वो उसकी लाठी बनने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सामने को आगे बढ़ाया। आज जब मैं आया, मेरे उधर से एक बहन मेरे पास आए कि भैया 3 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं की, कागज लेकर आए, मैंने कहा मैसेज दे दो, उसके बाद देखो। अभी भी यहाँ बैठे बैठे कई लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, पुलिस काम भी करना चाहे तो सरकार के लोग बढ़े, कोई आवाज उठाए तो उठा देते। अभी आप देखो मेरे कितने साथी को यहाँ मेरठ की जेल में बंद कर दिया था, कुछ दिन पहले गुर्जर समाज की बहुत बड़ी संख्या में हमारे लीडरशिप में बैठे हैं। वो जब अपने मामलों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनको निर्दोष लोगों को धारा 151 में पहले थाने में अरेस्ट कर दिया, जेल भेज दी 151 में, और बाद में बड़े नेताओं को लगा कि भाई 151 तो कम है, तो अगले दिन बाद एक और मुकदमा लगा दिया और फिर उनको जेल में करने के मजबूर कर दिया। और जब मैंने घोषणा करी कि मैं जाऊंगा तो फिर सब लोगों ने चुनाव के लिए कहा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का वोट ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, और उन कमजोर वर्गों के लोगों ने सारी पार्टी को आजमा लिया है, सबको ताकत दी है, लेकिन कोई उनके काम नहीं आता। जो बिना किसी पद के उनकी लड़ाई कर रहा है वो आजाद समाज पार्टी का चुनाव भीम आदमी का आंदोलन आज उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी ताकत बनी हुई। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं कि जब इसमें पंचायत चुनाव आएगा, याद रखना कि आजाद समाज पार्टी का चुनाव के प्रत्याशी हजारों लोगों से जीतने का काम आगे महसूस करो। फतेहपुर में ऐलान किया गया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हम जो पुराना हम रहा है उसको तोड़ देंगे। 3 दिन पहले ऐलान किया गया, बड़ी संख्या में फोर्स लगी घटना में इंस्टीट्यूट का काम करने। और हुआ क्या, पुलिस की मौजूदगी में सत्ताधारी पार्टी के नेता आए और उस ऐतिहासिक जगह को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो हाथ जोड़ रहे पुलिस के। इतना खाती को कमजोर मैंने कहीं नहीं देखी जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाती के बाद को कमजोर कर दिया। वो बेचारे हाथ जोड़ रहे, मैं देख रहा था वीडियो में, टीवी में दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा, हाथ जोड़ रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक समय था खाती के बाद से बड़े बड़े गुंडे घरों में घुस जाते थे, पलायन हो जाता था, प्रदेश छोड़ देते थे, हाथ जोड़ते जोड़ते आजकल तो दिखावे नहीं आते, अब तो दिखा के ले आते टीवी में, वो बनाने के लिए देखिए आया है। पहले बातचीत कर लेते हैं कि वो आया इंसान लेने वाले वो हाथ इनकाउंटर मत करना आ गया, लेकिन असल में तो वो तो बहुत छुटवई है। असल में जो क्रिमिनल्स है उनकी तरफ तो विचार में हाथ भी नहीं पा पा रहा, उनको सस्ता करना सकता है। तो कानून में तरह के कानूनी जो है फतेहपुर में जिन लोगों ने हिंसा की उनमें से किसी में मुकदमा दर्ज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन बरेली में जब वो ज्ञापन देने आए तो उनको लाठी से पीट इस तरह के हालात बनाए जैसे 15 वर्षों की चप्पलें नहीं पड़ी थी, कपड़े नहीं पड़े थे, सब कहीं पड़ा था, और फिर मुकदमा लगा के 400 लोगों को जेल भेज के, और सुबह ही रात घटनाओं सुबह ही अवैध निर्माण हो गया, बुलडोजर चल गया। तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। और भाई सुनने वाला ही समझ साहब कहां से आएगा, कहां से आएगा सुनने वाला? जिनके कंधों में वोट देके नेता जिनको बना रखा है वो तो कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर क्या करेगा, लेकिन अकेला चंद्रशेखर जो कोई निर्णय लेता है फिर उसके बाद वो तमाम पार्टियों की झेलने लग जाती है, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। मैंने मेरे जाने को कहा तो सारी पार्टियां कहने लगी हम भी मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे।
तो भाई मेरे अनाउंसमेंट से पहले कहा था आप लोग, मैंने बरेली जाने कहा तो सारी पार्टियों में नेता लगे कि हम ही बरेली जाएंगे, हम ही बरेली रहेंगे। तो भैया आप चले जाओ बरेली, मैं नहीं खा रहा हूँ, आप चले जाओ भैया बरेली, आप चले जाओ तो चले जाओ। जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं जाने की बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो लगेगा कि अब चंद्रशेखर मैदान में आ गया है, अब हम भी अनाउंसमेंट कर देते, जाना तो हमें है नहीं, पुलिस से बात करके कहीं खड़े हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये दो तरह के कानून क्यों लागू हो रहे हैं? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो चाहते हैं कि धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हिंसा की बात हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात हो। अगर ये बात नहीं होगी और लोग खुशहाल होंगे तो क्या बात होगी? रोटी की बात होगी, कपड़े की बात होगी, मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महंगाई की माल की बात होगी, किसानों की आमदनी की बात होगी, खाद की बात होगी, बीएसए की बात होगी, लोगों के समाज की बात होगी, हक की बात होगी। हक की बात ना करे कोई, एजुकेशन की बात ना करे, हेल्थ सिस्टम पे बात ना करे, इसलिए कोई और बात ना हो तो धर्म की बात करे। ये ट्रेंड बन गया उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरठ में जो गदर मेरठ से शुरू हुआ तो हंसी मुझे के नेतृत्व में आप बताओ, अगर देश मिलकर नहीं करता अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज कभी इसके साथ धरती को आजाद कर देते क्या? बताओ, कर देते क्या? कर देते क्या? अगर आज आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो आज की गुलामी है जो थोपी जा रही है, इसके खिलाफ अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो ये गुलामी भी खत्म होने वाली नहीं। हम लोग यहीं के रहने वाले, हमें भाईचारा है, वो आप अपने मजहब को मानो, वो अपने मजहब को माने, आपकी धार्मिक आस्था आपके साथ है, उनकी धार्मिक आस्था उनके साथ है, सब लोग मेलजोल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ऐसा माहौल अगर बन जाएगा तो ये सत्ता कुछ भी दिन टिक नहीं पाएगी ना आपको ऊपर, क्योंकि ये सत्ता एक एजेंडे के साथ टिकी है। और मैं आपको बताता हूं वो एजेंडा क्या है? स्कूल बंद कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, निजीकरण कर दो, सरकारी संपत्तियों को, पूंजीपतियों को बेच दो, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ तो आपका कुछ वोट संगठित बना रहे। इस पॉलिसी पे सरकार काम करे। और ऐसे में जब तमाम नेताओं ने हाथ कमर के पीछे बांध लिए हैं और लड़ने का रास्ता छोड़ दिया, तो हमारे जिम्मेदार में कह रहे हैं जो हमारे नेता बैठे हैं वो जान को गांव में लगा के सत्ता का सामना कर रहे हैं। इसलिए सब लोग मुबारकबाद के काबिल है कि कोई तो मुबारकबाद की जाए, कोई है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और अगर आपने इसकी ताकत बनाने की हिम्मत बनाने के साथ खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जालिम हुकूमत भी सत्ता से बाहर हो जाएगी और गरीबों का राज आएगा, गरीबों का शासन आएगा, सब लोगों के हाथ में ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 1 लाख स्कूलों में एक टीचर है, मात्र एक टीचर। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां हर स्कूल में मात्र एक टीचर है। आप बताओ 5-6 सब्जेक्ट है, एक टीचर कैसे पढ़ा सकता 5-6 सब्जेक्ट को? और जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो किस गरीब का बच्चा नौकरी रोजगार कर लेगा? कैसे किसान परिवार के लोग मुख्य धारा में आएंगे? कैसे सस्ती होगी गरीबों की? तालीम को खत्म करें, तालीम को जानबूझ के किसी को जानते हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, लोगों से उनके पढ़ने का अधिकार छीन लो तो वो दिन दूर नहीं कि लोग गुलामी करके गुलाम के आपको लोगों के स्वाभिमान सम्मान को चोट की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुर्जर समाज के लोग हैं। गुर्जर समाज के लोग अगर भूल जाए तो उनको याद रखना है, लेकिन जितना अपमान गुर्जर समाज का किया गया सत्ता के द्वारा किसी समाज का नहीं किया गया, ये आपको तय करना है, आपको याद रखना किस तरह गुर्जर समाज के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमान रोके नहीं जा सकता। इस सरकार ने आपकी टोकरी उठाने का काम किया, आपको अपमान करने का काम किया। और आप जानते हैं जब आपकी टोकरी को उठाने का काम किया तो तमाम नेताओं ने 2-4 दिन बाद आपके साथ करना मिला होगा। चंद्रशेखर आजाद पहले घंटे से आपके साथ था, आपकी ताकत मुझे खड़ा था, कभी आपका गुर्जर समाज के भाई का हाथ होने लगा। कोई ऐसे लड़ाई नहीं जिसमें गुर्जर समाज के भाई बात हो रहा हो और मेरे मुस्लिम समाज के भाई बैठे नहीं देखी। इस तरह का आतंक का माहौल बना था, कोई पूछने वाला नहीं आया था। मेरे आज भी याद क्या बड़ी सरकार के नेतृत्व में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने ऑर्डर किया और आपके 200 बच्चों जनता ने सत्ता आपको इसलिए नहीं दी बाबा के लोगों कि आप गरीबों को पीठ